Student, myself Pankaj Tiwari and I am today going to explain class 10 subject SST Geography Chapter 4 Agriculture Part 6. In this chapter I am going to explain impact of globalization on agriculture and Bhuda. Student, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्या था कि जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन में देखें तो भारत में ग्लोबलाइजेशन का जो टर्म है, ग्लोबलाइजेशन एक तरीके से जो ट्रेड है, कॉमर्स है, उसका इंटरनेशनल मार्केट में फ्रीली जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना, वही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो जो ग्लोबलाइजेशन इंडिया में था एग्रीकल्चर का, वो पहले से ही था, कॉलोनियल पीरियड में ही था। क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में जो है जब भारत में अंग्रेज आए तो यहाँ देखे कि यहाँ का जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, और गुजरात का जो बेल्ट है उस एरिया में, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र का जो बेल्ट है, काली मिट्टी का क्षेत्र है, उस एरिया में काटन की अच्छी खेती कराई जा सकती थी। इसके अलावा जो है उसी तरह हम देखें तो उसी एरिया में जो है जो इंडिगो है उसकी अच्छी खेती कराई जा सकती थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उसको जो है वहाँ के जो किसान थे उनको कह दिया कि किसी भी तरीके का ग्रेन नहीं उगाना है, बल्कि ग्रेन के स्थान पर जो है उन्हें काटन और इंडिगो की खेती करना है। और वो काटन इंडिगो अपने देश ले जाते थे, ब्रिटेन ले जाते थे। वहाँ मैनचेस्टर और लीड्स जैसी जो प्लेस थे वहाँ के, वो काटन इंडस्ट्री के लिए सबसे ज़्यादा डेवलप हुए, केवल इसलिए कि भारत से रॉ मटेरियल उनको जो है जाता रहा। और आज भी पूरे विश्व में फर्स्ट पोजीशन है काटन टेक्सटाइल में जो है मैनचेस्टर का। तो इस तरह कहा गया है कि तो उसी तरह फिर जो है बिहार में चंपारण मूवमेंट चला गया, क्योंकि बिहार चंपारण में जो था वो अंग्रेज़ों के द्वारा नील और जो है इट मीन्स इंडिगो और काटन की खेती कराई जा रही थी कि काटन और इंडिगो की खेती करिए, आपको वहाँ जो है ग्रेन नहीं उगाना है। उसके लिए 1917 में चंपारण मूवमेंट चलाया गया था। इसके बाद जो है देखते हैं तो जो इंडिया है आज के परिवेश में देखें तो इंडिया राइस, कॉटन, रबर, कॉफ़ी, टी और व्हीट के लिए इंटरनेशनल मार्केट में उसका कंपटीशन है। वो जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो कि बेचता है, लेकिन क्या है इंटरनेशनल मार्केट में इसका कंपटीशन है, इसका रेट जो है दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट के तुलना में ज़्यादा एक्सपेंसिव है। रीज़न ये है कि जो डेवलप्ड कंट्री के जो भी प्रोडक्ट हैं वो सस्ते हैं। सस्ता होने का ये रीज़न है कि वहाँ के जो किसान हैं उनको जो है कहीं न कहीं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी है उनमें जो है सब्सिडी दी जाती है, और उनका प्रोडक्शन रेट जो है वो चीपर होता है। उसके कारण प्रोडक्शन रेट चीपर होता है, और इंडिया में इस तरह की कोई विशेष व्यवस्था सब्सिडीज़ की नहीं है फैसिलिटीज़ के लिए, इसलिए जो इंडिया का प्रोडक्शन रेट है वो हायर होता है। तो कहीं न कहीं जो रेट है डेवलप्ड कंट्री की तुलना में इंडिया का, वो कहीं न कहीं हायर होता है, और प्रोडक्शन कास्ट हायर होता है, तो इसलिए उसको हाई रेट में बेचना भी पड़ता है। तो इस तरह वो प्रभावित है, और इस तरह इंटरनेशनल मार्केट में दूसरे कंट्रीज़ के जो भी प्रोडक्ट हैं या जो भी कह लीजिए कि सीरियल है, राइस है, कॉटन, उनका डिमांड ज़्यादा है। और उसी तरह देखें तो एक तरफ तो प्रोडक्टिविटी प्रभावित था, तो दूसरी तरफ देखें तो कहीं ना कहीं ग्रीन रेवोल्यूशन आया, 1960s के डिकेड में आया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ने कहीं न कहीं जो भारतीय किसान था उसको इंट्रोड्यूस कराया कि किस तरीके से फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, किस तरीके से मैन्योर यूज़ करते हैं, इसके अलावा किस तरीके के सीड्स का यूज़ करके हाई से हाई प्रोडक्शन किया जा सकता है। तो वो कहीं न कहीं बीच में उसको मेंटेन किया, उसको हेल्प किया। और इसके बाद उसी की तरह वाइट रेवोल्यूशन आया मिल्क प्रोडक्शन के लिए, येलो रेवोल्यूशन आया लेंटाइज के लिए, दलहनी फसलों के लिए, और ब्लू रेवोल्यूशन आया जो है फिशरीज के लिए या फिश ब्रीडिंग के लिए या मत्स्य पालन के लिए आया। तो इस तरह कहीं न कहीं जो है फिर इंडिया के सिचुएशन को इन्होंने कंट्रोल किया। लेकिन क्या है धीरे धीरे ये कंपटीशन बढ़ा, लेकिन क्या है कि जब
देखें ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण जो खेत था, खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज किया जाना और उस पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का ज़्यादा यूज किए जाने से कहीं न कहीं भय हुआ कि उनके अपने किसानों के खेतों को ऊसर न हो जाए, और उससे ये जो है सैलिनिटी बढ़ने लगा, ऊसर होने का भय होने लगा, बैरन होने लगा लैंड। तो क्या है, फिर एक नया कह लीजिए कि टर्म आया जिसको जीन रेवोल्यूशन कहते हैं। जीन रेवोल्यूशन के तहत जो अलग अलग सीड हुआ करते हैं उनकी क्वालिटी को, उनके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जीन रेवोल्यूशन चलाया गया, और उनसे उनके बीज को ही संशोधित करके उनके जीन से को जो है थोड़ा सा डेवलप करके क्या है बनाया गया HYV सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी HYV सीड्स बनाया गया, HYV सीड्स बनाया गया, हाई यील्ड वैरायटीज। तो इस तरह इसके बाद जो है होने लगा। तो एक फिर भी ये देखने को मिलता है कि जैसे भारत में 60 मिलियन पर्सन जो है वो डिपेंड है 250 मिलियन हेक्टेयर लैंड पर, 600 मिलियन पीपल है, मतलब इतनी ज़्यादा जनसंख्या भारत की है जो कि एक कम क्षेत्रफल पर निवास करती है। तो उसके भरण पोषण के लिए भी जो है भोजन की आवश्यकता होती है। तो एक तरह से देखें तो हाफ हेक्टेयर पर पर्सन पड़ता है, जो हेक्टेयर हाफ हेक्टेयर है वो पर पर्सन पड़ता है। तो 600 मिलियन पीपल डिपेंड हैं जो है वो 250 मिलियन हेक्टेयर पर, मतलब हाफ हेक्टेयर पर पर्सन डिपेंडेंसी है। तो इस तरह से देखें तो हाफ हेक्टेयर में एक पर्सन के लिए चाहिए, तो जो है लैंड छोटा है और डिमांड ज़्यादा है, और एक तरह से भरण पोषण के लिए और इंटरनेशनल मार्केट में ग्रेन्स का डिमांड भी बहुत ज़्यादा नहीं होता, ग्रेन्स का कास्ट बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो क्या है कि हमें क्या चाहिए कि अन्य देशों की तुलना में, जैसे अन्य देश हैं जो कह लीजिए कि एक तरीके से डेवलप्ड कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्री जो है उनकी तरह हमें भी जो है, जो हम लोग ग्रेन्स बोते हैं अपने खेतों में, जिसका जो है प्रोडक्टिव कास्ट भी ज़्यादा आता है और उसका रेट कम है, उसके स्थान पर हमें जो है फ्रूट्स बोने चाहिए, मेडिसिनल हर्ब्स बोने चाहिए, बायोडीजल के प्लांट जैसे जेट्रोफा बोना चाहिए, फ्लावर्स और वेजिटेबल की खेती करनी चाहिए, जिसका कि हम मार्केट में देखें तो अच्छा डिमांड है, मार्केट में अच्छा डिमांड है, उसको हम मार्केट में हायर रेट पे बेच करके और उसके हेल्प से जो है जो ग्रेन्स हैं चीपर रेट में हम खरीद सकते हैं, जो कि हमारे इकोनॉमी को जो है डेवलप करेगा। इस तरह का जो है हमें इकोनॉमी बनाना चाहिए। तो इस तरह इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब भूदान के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो भूदान की संकल्पना जो है वो गांधी जी के द्वारा ही पहले लाई गई थी। गांधी जी जो है सत्याग्रह और ग्राम स्वराज के जो है एक तरीके से पोषक थे। तो उसमें गांधी जी के साथ विनोबा भावे भी हिस्सा लिया करते थे। तो गांधी जी की मृत्यु के बाद ये जो सत्याग्रह या ग्राम स्वराज है, इसको जो है विनोबा भावे ने आगे बढ़ाया। विनोबा भावे ने इसको आगे बढ़ाया। तो विनोबा भावे ने जब आगे बढ़ाया तो आगे चल करके इसको प्रचारित भी किया। तो इस तरह वो आंध्र प्रदेश गए। आंध्र प्रदेश में पंचमपल्ली स्थान पर, तो आंध्र प्रदेश में पंचमपल्ली स्थान पर गए तो वहाँ के जो फार्मर थे, वो फार्मर वो अपने लिए एग्रीकल्चर के लिए फार्मर्स जो है वो लैंड की मांग करने लगे, डिमांड करने लगे विनोबा भावे से। तो विनोबा भावे ने उस समय उनके प्रस्ताव को कहा कि हम आपको जो है प्रॉमिस नहीं करते हैं, लेकिन हम प्रयास करेंगे, गवर्नमेंट से बात करेंगे कि आपको जो है इस तरह की भूमि या जो है खेत प्रदान किए जाए, जिससे आप अपनी खेती करके अपना भरण पोषण कर सकें। तो इस तरह लोगों को जो है प्रोत्साहित किया उन्होंने, विनोबा भावे ने लोगों को प्रोत्साहित किया, जो जमींदार थे जमींदारों को प्रोत्साहित किया कि ऐसे लैंडलेस लेबर जो है उनको जो है हेल्प करके उनको जो है अपनी जमीन का हिस्सा दें जिससे वो खेती करें। तो उसी में एक नाम आता है रामचंद्र रेड्डी का। रामचंद्र रेड्डी ने जो है अपने 80 एकड़ जमीन को 80 फार्मर्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और यही जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसी को जो है भूदान के नाम से जाना जाता है। और ये रामचंद्र रेड्डी आगे चल कर के जो है
प्रचारित करते हैं, प्रचार करते हैं, लोगों को इंस्पायर करते हैं कि जो जिनके पास लैंड नहीं है, लैंडलेस लेबर हैं या लैंडलेस एग्रीकल्चर है, उनको जो है इस तरह का अपना जमीन देकर हेल्प किया जाए। इसके बाद आगे चलकर के गवर्नमेंट के द्वारा लैंड सीलिंग एक्ट पास किया गया। लैंड सीलिंग एक्ट के फियर से भी कुछ लोगों ने अपने ज़मीन को, जो लैंडलेस पर्सन थे, उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से ये ग्राम दान या भूदान योजना के नाम से जाना गया। इस तरह चैप्टर 4 एग्रीकल्चर यही समाप्त होता है। आगे के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको पॉलिटिक्स पढ़ा दूँ। दैट्स ऑल।